फुल है भाई, 74 है अभी तक, और कुछ और भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने किया था कल हमने किया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। लास्ट में उपराष्ट्रपति के बारे में देखा था। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेवंथ, संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है। इसमें जब जो हमारी संसदीय प्रणाली है, इसमें और कोई भी प्रणाली हो, सभी में ऐसा होता है कि तीन पार्ट होते हैं। एक तो वो जो कानून बनाता है, तो विधानपालिका है। दूसरा जो कानून को लागू करता है, ठीक है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। और जो न्याय देखता है न्याय के बारे में, उसे न्यायपालिका। तो जो संसदीय प्रणाली है, इसमें कार्यपालिका विधानपालिका का ही हिस्सा होता है। जो आपका पूरा जो संसद है, संसद में जो आपकी लोकसभा है, जो आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, उन दोनों को मिला के आपकी बनती है कार्य वो विधानपालिका। ठीक है। और विधानपालिका में से, विधानपालिका के अंदर से जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, एक तो होता है जो सामान्य सदस्य हैं, एक तो होता है जो सामान्य सदस्य हैं संसद के, ठीक है, वो तो एमपी रहेंगे सामान्य, ठीक है। लेकिन जो और जो आपके मंत्री हैं, ठीक है, जैसे उसमें प्रधानमंत्री भी आ गए, और उसके साथ में जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो राज्य मंत्री हैं, सबके सब, ठीक है, वो शामिल हो गए। तो ये जो मंत्री का जो ग्रुप होता है, ये इसे कहते हैं कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, या अस्थायी कार्यपालिका, इसे कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, भारत की मंत्रिमंडल की या कार्यपालिका की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताएं देखने के बाद में आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी उनकी शक्तियां हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। कौन ठीक सा है। चैप्टर है सर? तो सबसे पहला है इसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से अलग होता है। ठीक है। कार्यपालिका में अगर देखें हम, तो कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री, ठीक है, ये होती है आपकी कार्यपालिका। और अगर हम मंत्रिमंडल देखें या मंत्रिपरिषद के बारे में देखें, तो मंत्रिपरिषद जो है, उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री तो सारे आगे, ठीक है, लेकिन जो आपका राष्ट्रपति है, वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, लेकिन कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और जो अध्यक्षात्मक सरकार है, ये ये तो हमारी संसदीय सरकार के बारे में है। और इससे अलग जो अध्यक्षात्मक सरकार है, जैसे अमेरिका में है, वहां पर क्या होता है कि कार्यपालिका अलग होती है, विधानपालिका अलग होती है, ठीक है, और न्यायपालिका उनसे भी अलग होती है। कार्यपालिका किसे कहेंगे हम, अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं और उसके मंत्री हैं, ठीक है। और जो विधानपालिका है, वो होगी जो आपकी अमेरिका में जो सदन है, दोनों सीनेट और कांग्रेस, दो सदन है, एक का नाम कांग्रेस और एक का सीनेट है। तो वे क्या है, विधानपालिका, कानून वे बनाते हैं, लेकिन लागू कौन करता है, राष्ट्रपति और उसके मंत्री। तो इसमें देखने की बात है कि हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति कार्यपालिका से अलग है, मंत्रिमंडल से अलग है, सॉरी, मंत्रिमंडल से अलग है। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, वो खुद में कार्यपालिका है, ठीक है, खुद में कार्यपालिका और मंत्रिमंडल का भी हिस्सा है। उसके बाद में है कि मंत्रिमंडल प्रणाली में मंत्रिमंडल का संसद में सहयोग होता है। सहयोग क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी संसद है, जो भी संसद है, उसके अंदर से ही कार्यपालिका बनती है, उसके अंदर से ही कार्यपालिका बनती है, ठीक है। इसलिए उन आपस में सहयोग भी होता है, क्योंकि वे उसी का हिस्सा होती हैं, उसी का हिस्सा होती है। और कार्यपालिका संसद में जो शक्तियां हैं वो भी यूज करती है, मतलब कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है संसद की, उसे भी यूज करती है। कार्यपालिका कानून बनाने में भी सहायता करती है या उसमें भाग लेती है, और कानून को लागू करने में भाग लेती है।
ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना है इसका कि जो आपकी कार्यपालिका है या मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिमंडल है संसद का, ठीक है, वो विधानमंडल का भी हिस्सा होता है। और विधानमंडल जब कानून बनाता है तो ये जो मंत्रिमंडल है ये कानून बनाने में भी भाग लेता है और कानून को लागू करने में भाग लेता है। उसके बाद में है राजनीतिक एकरूपता। राजनीतिक एकरूपता कैसे होती है? अभी जो हमने बताया था कि मंत्रिमंडल है वो संसद का हिस्सा होता है, लोकसभा का हिस्सा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो जिस दल के मंत्री हैं, जिस राजनीतिक दल के मंत्री हैं सारे, उस दल के सदस्य लोकसभा में भी बहुमत में होते हैं। तो उसमें राजनीतिक एकरूपता भी होती है, उनकी विचारधारा भी एक होती है। ठीक है, उनकी विचारधारा भी एक होती है। जो संसद का दूसरा सदन है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, उसमें भी इस राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि राज्यसभा, लोकसभा और मंत्रिमंडल, ये जो तीनों चीजें हैं आपस में एक दूसरे दूसरे से मिली जुली होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं बहुत सारी। ठीक है, क्योंकि सब में जो जिस दल की सरकार है, जो बहुमत में जो दल है उसकी, जिस जो बहुमत में जो दल है उसी के सारे सदस्य होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में है मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व। इस मंत्रिमंडल प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है वो हमेशा ही जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कोई गलत काम किया जाता है तो संसद उनसे सवाल पूछती है, और उनके जो उनसे सवाल पूछ सकती है। और अगर वो किसी तरह का कोई भी घोटाला करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो उन्हें उनसे इस्तीफा भी मांग सकती हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, और ये सबसे बड़ी विशेषता है मंत्रिमंडल प्रणाली की। ये जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और इनसे लोकसभा इनसे जवाब मांग सकती है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है, जिससे कि ये नियंत्रण में रहते हैं। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें हमें कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 25 या 30 कितने भी मंत्री होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक मंत्री जो कार्य करता है, उस कार्य के लिए सभी मंत्री जिम्मेवार होते हैं। अगर एक मंत्री कोई नीति लेके आता है, कोई बिल लेके आता है, ठीक है, कोई कानून का मसौदा लेके आता है, तो ये कानून बनना चाहिए, तो उस कानून के लिए सभी जो मंत्री हैं वो जिम्मेवार होंगे। अगर वो कानून सही है तो सबके लिए है, और गलत है तो सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि पता नहीं भाई इसमें ऑनलाइन क्लास में ना थोड़ा अवकस्ट हो जाता है कई बार। तो क्या कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री जो भी काम करते हैं उनमें से अगर कोई मंत्री एक मंत्री कोई काम करता है तो उस कार्य के लिए सभी मंत्री जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, पेज नंबर और बताइए सर। दूसरा कि अगर किसी मंत्री ने एक ने अगर ऐसा घोटाला किया है, स्कैम किया है, तो प्रधानमंत्री उसे इस्तीफा मांग सकता है। और अगर किसी मंत्री के खिलाफ में अगर किसी मंत्री के खिलाफ में लोकसभा के अंदर महाभियोग लाया जाता है, महाभियोग कहें या उसको पद से हटाने के लिए वोटिंग होती है, तो अगर एक जो मंत्री के खिलाफ वोटिंग में बहुमत आ गया तो सभी मंत्रियों को उसका इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, सभी मंत्रियों को उससे त्यागपत्र देना पड़ता है। और अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो जितने भी आपके मंत्री हैं सबके सब इस्तीफा दे या ना दे, सबके सब बर्खास्त हो जाते हैं मंत्री पद से। उसके बाद है प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता। मंत्रिमंडल प्रणाली में मंत्रिमंडल प्रणाली में प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च होता है। प्रधानमंत्री जो कहता है वही कार्य उसमें होता है। उसमें अगर हमें इनफॉर्मली देखें तो, ठीक है, तो प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मंत्री का इस्तीफा ले सकता है, किसी को भी मंत्री बना सकता है। ठीक है, और जो नीति या कानून प्रधानमंत्री पास करना चाहे वो पास करा सकता है। सबसे ऊंचा दर्जा प्रधानमंत्री का ही होता है मंत्रिमंडल प्रणाली में। उसके बाद में है गोपनीयता। सभी के सभी मंत्री शपथ लेते हैं,
तो उसमें दो शपथ होते हैं, एक तो पद की शपथ जो उनको पद मिलेगा, दूसरा होता है गोपनीयता की। ये जो सरकारी काम है, जो नीतियां हैं, जो सॉरी जो ऐसी कुछ ही बातें हैं जो बाहर लोगों को पता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उस पद उसे गोपनीयता की शपथ लेता है हर मंत्री कि भाई अगर मैं मंत्री बन रहा हूं मैं, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई जो चीजें गुप्त रहने की हैं, सरकार की चीजें जो छुपाने की है, वो मैं छुपाऊंगा, और जनता में उसका प्रचार नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो गोपनीयता की शपथ ली जाती है। और दूसरा गोपनीयता की शपथ में एक चीज और है कि जब भी मंत्रिमंडल की मीटिंग होती है, उसमें जो भी एजेंडा पास होता है, जो नीतियों पर चर्चा होती है, उस बारे में वो चीजें एक तरह से गुप्त रखी जाती हैं। ठीक है, उनके बारे में बाहर कोई जिक्र नहीं किया जाता। जैसा आपने देखा भी होगा कि जो अभी पिछले साल 2019 में जम्मू कश्मीर में जो 370 जो धारा थी जो खत्म की गई थी, तो उसके वो खत्म करने का प्लान कई दिन पहले बन गया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें गुप्त रखी गई थी। ठीक है, ऐसे ही नोटबंदी का भी आपने देखा, नोटबंदी हुई थी, तो जब प्रधानमंत्री ने आकर उसमें अनाउंस किया, तभी पता चला था, उससे पहले किसी को पता नहीं चला था। कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जो एजेंडा है, जो नीति सरकार बनाती है, अगर वो गुप्त रखने की है तो उसे गुप्त रखा जाता है, और अगर उससे पहले वो लीक होगी तो जिस ही मंत्री के ने उसे लीक किया है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, एक कई बार जो आपके बजट है, बजट का भी ऐसे ही होता है कि बजट वित्त मंत्री पेश करता है, लेकिन जब वो पेश करता है जिस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम से उससे टाइम से पहले अगर किसी को पता चल गया कि बजट में क्या है, अगर पब्लिक में चला गया, तो जो वित्त मंत्री है उसको भी इस्तीफा देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, ऐसा हो भी चुका है, एक मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो ये है गोपनीयता, ये गोपनीयता रखी जाती है उस चीज में। अंतरंग अंतरंग मंत्रिमंडल, इनर कैबिनेट। इनर कैबिनेट का मतलब होता है कि एक जो आपके मंत्री समूह है, जिसे हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, इसमें भी कई तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, उसके बाद में प्रधानमंत्री, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उपमंत्री और सचिव। ठीक है, ये कई कई तरह के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट रैंक के जो मंत्री होते हैं ना, फर्स्ट रैंक के जो मंत्री हैं उन्हें कहते हैं इंडर कैबिनेट। ठीक है, और इंडर कैबिनेट काम अगर जो अच्छी तरह देखें तो एक होता है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट का करता है। तो वे जो फर्स्ट रैंक के जो मंत्री हैं उनमें से भी कुछ छटे हुए लोग होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होते हैं। प्रधानमंत्री उन पर विश्वास करता है, उन्हें ये मानता है कि ये अच्छे विवेकशील हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है उन्हें कहते हैं इनर कैबिनेट। कुछ पूरा मंत्री समूह नहीं, उसका कुछ ही हिस्सा जो कि सभी कह सकते हैं जो मीटिंग होती है इनकी, उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरे तो है आपके, एक तरह से कहें तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो दूसरे राज्य मंत्री, उप मंत्री और सचिव। तो सब अगर कोई मीटिंग होती है प्रधानमंत्री के साथ में, सबके सब जो मिनिस्टर हैं सभी तरह के, उनका सबके सब शामिल नहीं होते हैं। उनमें से सिर्फ फर्स्ट रैंक के जो मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है, वही शामिल होते हैं उसमें, मीटिंग में भी। उसके बाद में है कैबिनेट संसद को भंग करवा सकती है। कैबिनेट मतलब सबसे उच्च दर्जे के मंत्री। ठीक है, कैबिनेट का कहेंगे, कैबिनेट में प्रधानमंत्री भी हैं और सबसे उच्च दर्जे के मंत्री भी हैं। तो ये अगर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि लोकसभा भंग होनी चाहिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानता है और लोकसभा को भंग कर देता है। ठीक है, लेकिन इसकी परिस्थितियां देखी जाती हैं कि परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, उसके हिसाब से होता है। उसके बाद में है मंत्रिमंडल की समितियां। ये भी ठीक है, मंत्रिमंडल में समितियां मानी जाती हैं। कोई भी कानून बनता है तो उन कानूनों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई जाती है, और जो वे प्रारूप हैं कानून के, कानून बनने से पहले उनको दिए जाते हैं कि आप इन पर विचार कीजिए, इनमें जो अच्छी बातें हैं या कोई बात हटाने की है वो हमें बताइए, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में है संघीय मंत्री परिषद का गठन। संघीय मंत्री परिषद का गठन। जब जो संघीय जो मंत्री परिषद है, संघीय जो मंत्री परिषद है, उसमें अगर जब चुनाव होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन से राजनीतिक दल का बहुमत है, ठीक है। और जो जिस राजनीतिक दल के बहुमत है उसका जो नेता है, जो नेता जो चुनते हैं वो अपना उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जो अपने साथ में जो काम करवाना है, जो मंत्री हैं, ठीक है, उनका उनमें से लिस्ट सूची बनाता है और राष्ट्रपति से उसमें उसकी स्वीकृति लेता है उसकी। तो इस तरह से जो भी मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सोचता है कि जो उसमें राजनीतिक दल के जो जितने भी एमपी हैं उनमें से ये मंत्री बनने चाहिए उनके साथ में काम करने के लिए, तो उनकी सूची बनाएगा और उन्हें स्वीकृति लेगा उससे। और जो मंत्री हैं आपके वो उसमें भी अलग अलग स्तर होते हैं कई। तो सबसे पहला है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रथम रैंक के जो होते हैं उसमें मिनिस्टर, उसके बाद में राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री होते हैं और फिर सचिव होते हैं। तो इसमें टोटल मिला के इसका होता है सारा जितना भी मंत्री समूह आपका, सारे इसमें हर रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो शामिल होते हैं और प्लस में जो प्रधानमंत्री वो भी, तो इसे कहेंगे मंत्री परिषद। ये होता है मंत्री परिषद। और जो फर्स्ट रैंक के जो मिनिस्टर हैं सिर्फ वही अगर इसमें शामिल होंगे तो उसे कहेंगे कैबिनेट या मंत्रिमंडल, ठीक है। ये 4 स्तर के इसमें मंत्री होते हैं। और उसके बाद में फिर आपका है कि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य अनिवार्य होना। जो मंत्री हैं, अगर मान लीजिए जो आपके एमपी हैं उनमें से प्रधानमंत्री ने जो मंत्री ले भी लिए बहुत सारे, और ऐसा कोई व्यक्ति उसे लगता है कि जो एमपी नहीं है उस समय पे, लेकिन प्रधानमंत्री चाहता है कि वो मंत्री बन जाए, कि वो मंत्री उसे बनाया जाए, तो उसे बना सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता लेनी जरूरी होती है, ठीक है। उसे 6 महीने के अंदर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। अगर वो लोकसभा की सदस्यता लेता है तो उसे किसी भी जो लोकसभा की सीट है वहां से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और जीत कर आना पड़ेगा। अगर वो हार जाता है तो वो मंत्री नहीं रहेगा, और जीत के आता है तो मंत्री रह जाएगा। उसके बाद में अगर लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता है तो अगर किसी राज्य में राज्यसभा की सीट खाली है तो वहां से उसको इलेक्शन लड़ाया कराया जाता है और उसे राज्यसभा की सदस्य बना दिया जाता है। उसके बाद में है मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है। ये जो फर्स्ट रैंक के जो मिनिस्टर हैं वो मंत्रिमंडल में होंगे, लेकिन जो जितने भी छोटे बड़े जितने भी मिनिस्टर हैं सब के सब मिलकर मंत्रिपरिषद बनते हैं और उसमें प्रधानमंत्री भी होता है। प्रधानमंत्री दोनों का हिस्सा होता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद में से ही निकल के आती है, ठीक है। अगर सर उसे उसके बाद नागरिकता में ना मिले तो? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का पद हमारे देश में संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। अगर जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं अगर वे ऐसा चाहते हैं कि उप प्रधानमंत्री का पद होना चाहिए तो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई उनके सर आप हैंग हो गए। मास्टर हैंग ना हो हुआ, नेट गए हुआ। उसके बाद में है कार्यकाल। कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल या मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक टॉपिक होता नेम है। बताइए सर। उससे पहले भी अगर वे हेलो हेलो सर आपकी आवाज साफ नहीं आती। टॉपिक नेम मास्टर बताइए का सर। नेट ना चाह रहा, मास्टर 4G ना ले रहा।
लोकसभा में बहुमत नहीं है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना हेलो होता है। ठीक है, तो इसके लिए 5 वर्ष का कार्यकाल है। अगर उसमें लोकसभा में बहुमत है तो अगर उससे पहले बहुमत नहीं होता है तो कार्यकाल उनका वहीं पे खत्म हो जाता है, जब उनका पास बहुमत से साबित नहीं कर पाते हैं वे लोग। ठीक है, दूसरा, जो मंत्री अरे भाई कति ये बंद हो गया मास्टर। सर आएंगे ओके।